प्रोफेसर अब्दुल समीद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर नसीमुद्दीन फिरोज आलम साहब का इस्तकबाल है। शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। प्रोफेसर मोहम्मद मियां साहब भी प्रोग्राम में शरीक हैं सर। जी अच्छा, जी अच्छा। और नसीम आ, तशरीफ ला चुके हैं। जी जी जी, मैं सभी मौजूदीन का, प्रोफेसर मोहम्मद मियां का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, हम तमाम की जानिब से खुश आमदीद सर। हाँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर फहीम अशरफ साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। मुझे मालूम हुआ तो मैंने कहा कि मैं शामिल हो जाता हूँ। और सर नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। पुरानी यादें भी हैं और आप लोगों का प्रोग्राम भी अच्छा होगा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देख लिया मुझको, मगर मैं चाहता नहीं था कि आप देखें। हाँ, कहीं ना कहीं सर आवाज आपकी आ जाती शख्सियत है। इतनी कदर है कि आप छुप कैसे सके हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। जी सर, जी सर, बहुत शुक्रिया सर। माशाल्लाह, बेहतरीन प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम की कामयाबी जमानत के अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में हमारे एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मियां साहब भी मौजूद हैं। उनका मैं इस मजलिस के फोरम से दिली खैर मकदम करता हूं, और तमाम शुरका जो बाद में शरीक हुए उनका मैं फिर से खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। और जैसा कि प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब ने बताया कि हमें असलाफ को अपने आने वाली नस्लों में मुंतकिल करना है, और उनके बताए हुए रास्तों से और उनकी बताई हुई रविश पर अमल करते हुए अपने आप को संवारना है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि हमने असलाफ के किरदार किए हैं जिंदा, हमने असलाफ के किरदार किए हैं जिंदा, वरना तारीख को एहसास कहाँ होता है, वरना तारीख को एहसास कहाँ होता है। और एक शायर ने और भी अच्छा कहा कि अलहाद की जुल्मत से जमाने को निकाला, अलहाद की जुल्मत से जमाने को निकाला, असलाफ की महफिल अभी आबाद है हमसे, असलाफ की महफिल अभी आबाद है हमसे। लीजिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बिला ताखीर मैं आपके बीच हमारे मानू मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कफील अहमद साहब को दावत सुखन दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह का इजमाली तारुफ पेश करें। डॉक्टर कफील अहमद साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए सर। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी अभी। अगर आप हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो निकाल दीजिए उसको, डायरेक्ट बोलिए, अनम्यूट कीजिए और डायरेक्ट बोलिए। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हेडफोन शायद आपके मोबाइल में भी लगा हुआ है। आप मोबाइल से ज्वाइन कर लें सर, अगर आपको दुश्वारी हो रही है लैपटॉप से तो। आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। डॉक्टर कफील साहब, आप एक बार लेफ्ट हो जाएं, दोबारा ज्वाइन कर लें, आवाज आ जाएगी। डॉक्टर कफील साहब, आप अपना हेडफोन निकाल दीजिए और मोबाइल से ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? अब आवाज मिल रही है? जी हाँ, आवाज मिल रही है अब। मिल रही है सर जी। जनाब सदर और हाजिर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी सादत है कि आज मुझे बज़्म आज़ाद के फोरम के तहत मुनक़िद अदबी इजलास में मुझे मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ पेश करने का अहम फरीज़ा दिया गया। मैं इसके लिए बानी सदर बज़्म आज़ाद प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद
डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन, मैं रजिस्ट्रार इंचार्ज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार हूँ। तो लीजिए बिला ताखीर मौलाना आज़ाद का तारुफ पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाए। मौलाना आज़ाद का असल नाम मुहीउद्दीन अहमद और तारीखी नाम फिरोज बख्त है, लेकिन अवाम ख़ास में अबुल कलाम आज़ाद के नाम से मशहूर रहे। आपके वालिद मौलाना खैरुद्दीन एक ज़ी सलाहियत आलिम दीन और खुदा रसीदा बुजुर्ग थे, जबकि वालिदा का ताल्लुक सऊदी अरब से था। मौलाना आज़ाद पाकीज़ा शहर मक्का में 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए। आप अपने वालिदैन के हमरा कमसिनी में कलकत्ता आ गए। आपकी इब्तदाई तालीम घर पे हुई, अपने वालिद से हुई और घर के दीनी माहौल में उनकी तरबियत होती रही। वालिद चूँकि मुर्शिद वक्त भी थे, घर पे मुरीदीन का जम्मे गफीर रहता था, लेकिन ये माहौल मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह को रास ना आया और उन्होंने इससे निकलने का अज़्म बचपन ही में कर लिया था। यही वजह थी कि वो घर पर दीनी किताबों के अलावा दीगर मज़ामीन भी पढ़ते रहे, जबकि वालिद की जानिब से गैर रस्मी किताबें उन्हें पढ़ने की इजाज़त न थी। फिर वो आला तालीम के लिए जामिया अज़हर मिस्र भी गए और उन्होंने वहाँ रहते हुए अपनी तालीमी लियाकत में खूब इजाफा किया। आइए मौलाना आज़ाद को समझने के लिए उनकी शख्सियत और ज़िंदगी के 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिससे उनकी शख्सियत का एक मुख्तसर खाका बन सकता है। सहाफ़त, सियासत व क़यादत, अदबी कारनामे, तालीमी सरगर्मियाँ और क़याम तंज़ीम। नंबर 1, सहाफ़त। मौलाना आज़ाद बचपन ही से बहुत ज़हीन व फ़तीन थे। वो इस बात को बचपन ही में समझ गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम वक्त में अपनी बात पहुँचाने का बेहतरीन वसीला ज़राए अबलाग है। लिहाजा उन्होंने 10 बरस में अपने ऊपर नमाज रोज़ा की फ़र्जियत के साथ साथ सहाफ़त को भी फ़र्ज कर लिया। वो 1899 से लेकर 1908 तक मुख्तलिफ छोटे बड़े अखबार से जुड़े रहे। इब्तदा में नैरंग आलम कलकत्ता, अल मिसबाह, एहसानुल अखबार में लिखते रहे। इसी दौरान लिसानुल सिद्क़ 1903 में जारी किया। फिर अन-नदवा और अल वकील से मुंसलिक रहे। आपने अपनी सहाफ़त का बाज़ाब्ता आगाज़ जुलाई 1921 में हफ्तावार अल हिलाल निकाल कर किया। नवंबर 1951 में अल बलाग निकाला, जो कि न सिर्फ अखबार था बल्कि दावत व तबलीग हक था। सियासत व क़यादत। उनकी सियासत और क़यादत के सैकड़ों वाक़यात हमारी और आपकी नज़रों से गुजर चुके हैं, जिनका जिक्र गुफ्तगू की तवालत से बचने के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनकी दोरस निगाहें और रोशन ख्याली से हिंदुस्तान और बिलखुसूस मुसलमानों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी तकारीर और कलम से बड़ा रोल अदा किया और मुल्क की सालमियत को बचाए रखने के लिए हिंदुस्तानी अवाम की गैर मामूली नुमाइंदगी की। वो 10 बरस तक कांग्रेस के सदर रहे और आज़ाद हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम रहे और मौका नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फायद रहे। उनके मिली खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत हिंद ने 1992 में भारत रत्न से नवाजा। अब यहाँ मैं तज़किरा करता चलूँ कि आपका ज़ौक़ और आपके जो अदबी कारनामे थे, उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद शेर व अदब से अपने आप को वाबस्ता रखा। उन्हें मुताला का खूब शौक़ था। उनकी लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई पड़ी थी। उन्हें अरबी, उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी पर यकसा कुदरत हासिल थी, मगर वो इन तमाम में हिंदुस्तानी ज़बान को फ़ौक़ियत देते थे। उनकी कई तसानीफ़ हमारे लिए यादगार हैं। उनमें बिलखुसूस गुबार खातिर, तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान और इंडिया विंस फ्रीडम अहम है।
آئیے ہم جائزہ لیں ان کی تعلیمی سرگرمیاں اور تنظیموں کے قیام کا۔ مولانا آزاد نے وزارت تعلیم کی قیادت کے ساتھ ساتھ کئی گراقدر کام انجام دیے، جس میں فنی تعلیم کے لیے IITs اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کا قیام، کونسل فار سائنٹیفک ریسرچ، سائنسی تحقیقات کے قومی اداروں کا قیام اور مختلف اکیڈمیز کا قیام عمل میں لائے، جس میں خاص طور سے للت کلا ساہتیہ اکیڈمی اور انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشن اہم ہیں۔ اور اس طرح یہ روشن چراغ ہم سے ہمیشہ کے لیے 22 فروری 1958 کو غل ہو گیا، مگر وہ اپنے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ میں زندہ و جاوید ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر کفیل احمد صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اجمالی تعارف آپ نے مولانا آزاد کا پیش کیا، اور اس مختصر سے تعارف میں ان کی زندگی کے وہ تمام تر پہلو جو آ سکتے تھے وہ آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ لیجیے آج کے ہمارے پروگرام کے ہمارے خصوصی اور ریسورس پرسن جناب نعیم جاوید صاحب بھی جڑ چکے ہیں۔ لیجیے ان کے تعارف کے لیے میں جناب جہانگیر عالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب نعیم جاوید صاحب کا تعارف پیش کریں۔ جی السلام علیکم۔ جناب نعیم جاوید صاحب، لیکچرز تو سنے ہوں گے، لیکچرز ہی جس کی پہچان ہو، وہ جب بھی ملتا ہے انداز جدا ہوتا ہے، چاند 100 بار بھی نکلے ہر بار نیا ہوتا ہے۔ کبھی اقبال کی ترجمانی تو کبھی کانفرنس میں اردو کی توسیع پر حق بیانی، اس کی خاصیت رہی ہے۔ ہر دل عزیز لامحدود صلاحیتوں کے مالک جناب نعیم جاوید صاحب ایک ماہر لیکچرر کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو میں اناؤنسر، ٹی وی پر اسکرپٹ رائٹر اور منچ پر ڈرامہ نگار کی حیثیت سے اپنی سوچ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کا کام ہمیشہ اردو کے فلاح کے لیے ہی ہوتا ہے۔ کہیں وہ اردو مہارت سازی کے بانی تو کہیں ایڈیٹر، کہیں اردو کے اسپیکر بیورو کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ایک متوازی فکر کے مالک، اردو انگریزی میں خوش آہنگی کی مثال، طلباء کے ٹرینر نعیم جاوید صاحب اکثر ورکشاپ کرتے ملیں گے، جس سے ہزاروں صارفین مستفید ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ علمی موضوعات، تنقید جس کا شوق ہے، مزاحیہ کتاب بچپن کی بادشاہت جس کی زیر اشاعت ہے، اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور حسن تدبیر آپ کی آنے والی اگلی کتابیں ہیں۔ آپ 10 سال سے حیدرآباد میں اردو اسپیکر بیورو کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ ہدف ہیومن ایبلٹیز ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈوانسمنٹ فاؤنڈیشن کے بانی ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن الگ الگ کالج میں پروگرام کرتا ہے اور ضرورت مند طلباء کی مدد کرتا ہے۔ جناب نعیم جاوید صاحب کو میں اس شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ جہالت ہی سبب ہوتا ہے ذلت اور غریبی کا، جہالت ہی سبب ہوتا ہے اکثر بد نصیبی کا، جہالت جیسی لعنت کو زمانے سے مٹائیں گے، اسی دنیا کو ہم ایک دن نئی دنیا بنائیں گے۔ ناظرین، اب آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں جناب نعیم جاوید صاحب۔ السلام علیکم دوستو، میں ذرا چیک کرنا چاہ رہا ہوں میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی میں شکر گزار ہوں ذمہ داروں کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ پردیس میں رہتے ہوئے دل آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ جس فضاؤں میں رہتے ہیں، ہمارا حساب تو ایسا ہے جیسے کہ بہاروں کی چڑیا کبھی آئے اور کسی آپ کی پھاٹک پر ڈیلیز پر بیٹھے ایک نغمہ بہار گائے یا سن لیے چلے گئے۔ پہلی بار اساتذہ کے درمیان شامل ہونے کا موقع ملا۔ میں فرید صاحب کا تو ایسے قاری ہوں، میں کئی لوگوں کو شخصی طور پر مدت سے پڑھتا ہوں۔ یہ کہکشانوں کے انجن میں مجھے جو موقع ملا ہے، میں محمود صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ابتدائیہ میں اس طرح سے کروں گا کہ میں اس شخصیت کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں جس نے مہمات کے ہجوم میں تعلیم کو سانس کی طرح ترجیح دی، جس نے کہا میرا ورثہ کیا ہوگا، وہی جو کچھ کے بنی نو انسانی کا ورثہ ہے، وہی دکھ، وہی خوشیاں، وہی میری مشترک میراث ہے۔ میں اس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو مشرقی فکر کا بادشاہ تھا، جس کے فکر کے سنگم پر
मशरिक और मगरिब की समतें सिमट जाती थी, जो सदियों से आगे सोचता था। वो नए हिंदुस्तान का बुनियाद गुजार था। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि संजीदा कायदीन को क़ियादत मिलती है तो खिताबत का जौहर नहीं मिलता, इख्तियार मिलता है तो इल्म से महरूमी रहती है, कभी दुनियादारी मिलती है तो दीन हाथ से छूट जाता है, और कभी दीन मिलता है तो कुशादा जहन नहीं मिलता। लेकिन गुबार खातिर का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए मैं अपने मौजू पर आ रहा हूँ। गुबार खातिर के बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा है कि खत गुबार मन अस्त इन गुबार खातिर अस्त। ये 24 खतूत का मजमुआ है। दोस्तों, उम्मीदों व इरादों के नसरी नक़ूश हैं। मैं इजाज़त दीजिए, जो मेरी अपनी कैफियत इन खतूत को पढ़ते हुए, बचपन से पढ़ते हुए जो हुई है, मैं वो आपके सामने चंद सत्रों में रखूं कि ऐसा लगता है कि कलम का एक आबशार है, उसलूब का ऐसा शिकौह, नई तरकीबात, जज्बात नहीं, हर जगह बसीरत मिलती है। ऐसा लगता है कि फिक्र की नदियां रवां दवा हैं, और इतनी दिल आवेज आवाज है ये कि इनके खतूत में जिंदगी के सारे रंग उतर आए हैं। अदब है, फलसफा, नफ्सियात, अदियान, उलूम व फनून, आज़ाद की जिंदगी और उनकी ज़ाती सवाने और हालात भी हैं। जेल की दीवारी में, चार दीवारी में याद की रोशन सतह से ऐसे लिखना कि जैसे कि हर सतर एक हवाला बन जाए, इसके लिए बड़ी गैर मामूली अल्लाह ताला की अता की जरूरत होती है। अब ये किताब तकाजा करती है, क्या तकाजा करती है कारी से, कि हम मुख्तलिफ जावियों को अपने जहन में जगा दें, जहनी तौर पर तैयार रहें। अदबी जाविया आएंगे, हकीमाना, कायदाना, मोमिनाना, और उनकी फिक्री तश्कील में मुख्तलिफ सरहदों का अतर सिमट आया है। पूरा आलम अरब, फारसी दुनिया और पूरी इल्म की कायनात नजर आएगी। 24 खतूत 3 अगस्त 1942 से लेकर 3 सितंबर 1945 के दरमियान लिखे गए। 1946 में इसकी पहली बार इशाअत हुई। गौर कीजिए कि याद की सतह पर 700 से ज्यादा शेर अरबी और फारसी उर्दू के शेर हैं। कैद में खतूत की तरसील नामुमकिन थी, इसलिए खतूत को लिख रखा। एक जगह लिखा कि 3 साल की कैद हुई और एक खतूत तैयार हुए, 44 पाउंड मेरा वजन कम हो गया। लेकिन 44 पाउंड मौलाना का कम हुआ, लेकिन उर्दू को एक ऐसा अदबी सहीफा मिल गया जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। अच्छा, ये किताब जो है एक नज़रबंदी का समरा है। ये किताब मौलाना हबीबुर रहमान शेरवानी को आलम ख्याल में, तसव्वुर में लाकर उनसे मुखातिब होते हुए खतूत लिखे गए, पूरा उन्हीं से मुखातिब हैं। ये वही हबीबुर रहमान शेरवानी है जो आसिफ जा हफ्तुम मीर उस्मान अली खान बहादुर ने उन्हें पहले शेखुल जामा का एजाज दिया था। उन्हें नवाब सदर यारजंग का खिताब भी सरफराज किया था। हर खत शुरू होता है, मैं 24 खतूत को एक सतर में या कहीं 2-3 सतर में बयान करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने वक्त से पहले अपना दौरानिया मुकम्मल करके अपना तमाम कर लूंगा, आप इत्मीनान करें। हर खत शुरू होता है सदीक मुकर्रम। अरब के लोग जानते हैं सदीक दोस्त को कहते हैं, यार को कहते हैं। उर्दू वाले कभी सिद्दीक पढ़ जाते हैं उसको। हर सदीक मुकर्रम से शुरू होता है। असल क्या हुआ कि 8 अगस्त 1942 में जंग आज़ादी की तमन्ना में करारदाद पास की गई कि अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो। उसी रात अंग्रेजों ने सोते हुए कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन को, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, सबको गिरफ्तार कर लिया। पहले तो ये इरादा हो रहा था कि मशरिकी अफ्रीका को इन्हें भेजा जाए, फिर बाद में किले अहमदनगर में उनको बंद कर दिया गया। ये उसकी वजह थी जिसके अंदर वो कैद में चले गए हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक के ऐलान के बाद। मौज़ूआत के बारे में मैं सिर्फ एक सत्र कहूंगा अबुल कलाम आज़ाद ही के जुमले से कि मेरी दुकान सुखन में एक तरह की जिन्स नहीं मिलती, कुल कायनात का सामान है। फहरिस्त के बारे में एक सत्र सुन लीजिए कि इसमें 50 शहरों के नाम है, मुताद्दिद कुरानी 20 से ज्यादा कुरानी आयात हैं, 65 किताबों के नाम और कम से कम 500 शख्सियात का हवाला है। आइए पहला खत में शुरू करता हूँ। कहीं कहीं एक लम्हा, कहीं 2 लम्हे, कहीं कुछ सतरें मैं उसके जरूर सुनाना चाहूंगा। फिर अपना खत नंबर 1 शिमला से लिखा। ये मुख्तसर ऐसा है जैसे एक अदीब
एक अदबी सहीफे का पेश गुफ्तार जैसा होता है। और लिखते हैं कि दिल हिकायतों से भरा है, याराए सुकन नहीं बस मोहल्लत का इंतजार है। खत नंबर 2 कश्मीर से लिखा, लिखते हैं कि जिंदगी के बाजार में मताए गिरा सेहत खो चुका हूं। इस तहरीक आज़ादी की मुहिम्मात ने खुद फरामोशी में ऐसे रखा कि सेहत की फिक्र ही नहीं की। अब कश्मीर की बोट हाउस से लिख रहा हूं, हुस्न फितरत के नज़ारे को इस वक़ार और बागमन से, इस लफ्ज़ों की शौकत से बयान किया कि मैं उसका ज़्यादा तफसील में वक्त नहीं लूँगा। खत नंबर 3 फिर श्रीनगर नसीम बाग से लिखते हैं, जिसमें अहमदनगर की कैद की पेश बीनी का इम्कानी जिक्र करते हैं। खत नंबर 4 अभी जेल में जाने से पहले ट्रेन का मंजर है। ये खत नंबर 4 इस कदर अहम है कि अब ट्रेन से जेल की तरफ जा रहे हैं, तो जितने मज़ामीन खत में आए हैं उसका एक इशारिया जो है ट्रेलर पेश कर दिया गया है। वो फ़ज़ाएँ हैं, वो ज़िंदगी के फ़लसफ़ा हैं, वो मज़ामीन के इशारे हैं। हर खत में, हर मंजर में, इस खत नंबर 4 में तेवर हैं, मंजर हैं, मौसम हैं, ज़ाती शख्सियत से पूरी कायनात तक इशारे हैं। ये पहला खत है। फिर अहमदनगर की जेल से पहला खत चलता है, खत नंबर 5। देखिए एक जुमला अबुल कलाम का मैं आपके सामने रखूं। किला अहमदनगर की पुरानी फाटक मेरे पीछे बंद हो गई। मैं दोहरा दूं, किला अहमदनगर की पुरानी फाटक मेरे पीछे बंद हो गई। इस दुनिया में कितने ही दरवाजे खोले जाते हैं ताकि बंद हो, और कितने ही बंद किए जाते हैं ताकि खुलें। वैसे 9 माह की कैद कोई बड़ी बात नहीं। पहले मामला तो 9 माह का था, फिर बाद में 3 साल तक चला। वैसे एक वजाहत कर दूं कि अबुल कलाम आज़ाद 11 साल से ज्यादा कैद के दौरानिये में उनकी जिंदगी गुजरी। तो उस एतबार से खत नंबर 6 देखिए, कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी को तकसीम किया तो पता चला कि हर हफ्ते में एक दिन कैद का पड़ता है, तो इस तरह से एक दिन तो छुट्टी का बनता है, एक दिन में कैद, एक दिन की तातील। लेकिन इसी खत नंबर 6 में अल हिलाल का, अल बिलाग का, दारुल इरशाद का, पंचतंत्र का, मौरिसी मजहब से वाबस्तगी और कशमकश का, और फिर जोग्राफिया का ऐसा वसी इशारा मिलता है अखलाकी कदरों की असास का। अब आप गौर करेंगे तो एक फिल्म की तरह हर मंजर एक उस तरफ लेके जा रहा है जहां पे हम अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत को एक्सप्लोर कर सकते हैं। खत नंबर 7 का मैं इशारा दे दूं, चाय का इशारा उन्होंने किया है कि ऐसे चाय का सुरूर आदमी जिक्र किया। मैंने खत नंबर 15 में उसका तफसीली जिक्र किया है, और उसके अंदर शब बेदारी की तरतीब का, तकसीम का भी एक अलग विकार से जिक्र किया है, और नींद के दौरानिये का अहवाल लिखा है। कहा कि गुलाम जहन कब सोता है और जागती आंखों के ख्वाब रखने वाले कब सोते हैं। और उसी में उस खत का भी जिक्र है कि जब अंग्रेज से घर से किताबें मंगाने के लिए सिफारिशी खत लिखा, दरख्वास्त का खत लिखा, फिर उस खत को बांध के रख दिया। कहा कि गैरत गवारा नहीं करी कि उसका अंग्रेज से मदद मांगी जाए, अपनी हाजत से जो है मन मार के चुप रहे। खत नंबर 8 किले अहमदनगर का चांद बीबी का जिक्र करते हैं। वहीं पर डिटरमिनिज्म एंड फ्री विल का ऐसा वसी तस्वुर पेश करते हैं कि वहां पे कैदो बंद की हिकमतें और उसकी गायत, उसके इम्कानात और इंसानी जिंदगी पे उसके असरात का डिटरमिनिज्म और फ्री विल के हवाले से उसका जिक्र करते हैं। और हाजरीन और सामीन, इतने मयारी अशार, इतने बुलंद पाया के फारसी और अरबी अशार का खरीते जवाहिर लाला ऐसा जमा किया है कि एक एक शेर अबियात लाजवाल के तौर पर हम उसको कोट करने के लिए वक्त इजाजत नहीं देगा। खत नंबर 9 का अबुल कलाम ने उन्वान बांधा है, खुद ही उन्वान बांधा है। कहा कि बादा या तिरियाक की हिकायत, यानी शराब व अफ्यून की हिकायत। कहते हैं कि कैद बदलती है जब भी मेरी, तो कलम का रूप रंग बदल लेता हूं। और उसमें नसीहत, असास, अकवाल का जो विजडम नगेट्स होते हैं उसको इस्तेमाल किया। अब देखिए, गम अंदोह में घिरी हुई जिंदगी, कैदो आजाद में जिंदा में ठिठरे हुए जहन को कैसी रिजाई फजा लेके चलती है। कहते हैं कि हर वक्त खुश रहो और हर नागवार हालत को खुशगवार बनाओ। एक चीनी मक़ौला भी लिखते हैं कि दुनिया से सबसे ज्यादा दानिशमंद, मैं दोहरा दूं, दुनिया से सबसे ज्यादा दानिशमंद वो सबसे ज्यादा खुश नसीब शख्स है, वो शख्स है
جو خوش رہتا ہے. آپ اندازہ لگائیے آج کی اتنی پریشان حال دنیا میں ابوالکلام آزاد کے گواہر ریزے شذرات کیسے جو ہے نا ہم اپنے گھروں کا جو ہے فانوس بنا کے رکھ سکتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اسی خط نمبر 9 کا ذکر کر رہا تھا میں. خط 9 میں روسی فنجانوں کا، روسی پیالوں کا ذکر کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ فلسفے بھی چھڑ جاتے ہیں. میں ایک 2-3 لفظ فلسفے کے اشارہ دے دوں. مذہب عشرت، ہیڈنزم، مذہبی مسرت، یوڈونزم اور مشائی کے جو ہے رواقی، بہت سارے فلسفوں کا اور تصوف کا بھی ذکر آ جاتا ہے. اب آئیے خط نمبر 10 کی طرف. بچپن کی معصومیت میں جو روک تھام زمانہ اور بزرگ لگاتے تھے اس کو اپنی قید سے ایسی جمال آفری انداز میں جوڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کھلواڑ کر رہی ہے اور دل کے اندر کا جو بچہ ہے اس کو زیادہ فرق نہیں ہے. اور پھر خاندان کی مفت پیشوائی سے شعوری دستبرداری کو بڑے محتاط انداز میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے عجب قلندرانہ رنگ سے ڈھنگ سے اس کا ذکر کرتے ہیں. میں بڑھ رہا ہوں خط نمبر 11 کی طرف. اس دن عید کا دن تھا. کوئی عام آدمی ہوتا اور کہ بڑے سے بڑا آدمی ہوتا تو اس کا دل مسرت و انبساط، گریف اور ہیپینس کے درمیان کی کشمکش و کشاکش میں الجھ جاتا. لیکن وہاں پہ اپنی سابقہ اللہ کی نعمتوں کا احساس سے روح کو ایسے تر و تازہ کرتے ہیں کہ پھول کا تصور لیتے ہیں، پھر پھولوں پہ کچھ سطرے لکھتے ہیں، پھر زمین کی تازگی کا مزاج لیتے ہیں، پھر زمین کی غلط اندیشیوں سے آنے والی فصلوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر عالمی تجارت کی طرف، پھر قبر کے بازار کے منڈیوں کے تیور کی طرف، پھر جامع ازہر کی یاد آتی ہے. ایسی اڑان بھرتے ہیں تصور کی، ایسا لگتا ہے کہ جیل کی سلاخیں آزاد کی روح کو کوئی لمحہ روک نہیں سکی. اور پھر اپنی فارسی دانی کی مہمات کا ذکر بھی کرتے ہیں. خط نمبر 4 کا اشارہ ایسا جیسے کہ شعلوں سے کھیلا جاتا ہے. یہ پلینگ ود فائر، انیک خدا کی ہستی کا ذکر اور اس سطح پر لے کے جہاں سے انسانی ذہن محسوس کر سکے اس کی اہمیت کو. کوانٹم تھیوری آتی ہے، برٹن رسل کا ذکر آتا ہے اور اس کے بعد جمالیات کی، کائنات کی جمالیاتی جہت کا اور ایستھیٹکس کا بھی ذکر آتا ہے. اور پھر یہاں پہ تشریحی نہیں ہوتی. خط نمبر 13 میں کہتے ہیں کہ اسی بات کا تسلسل میں جاری رکھنا چاہوں گا. خدا کی عرفان کا کھوج شروع کرتے ہیں، پھر پرسنل گاڈ، سماجی گاڈ، کلیکٹیو گاڈ کا، پھر ہندوؤں کی اپنشد سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ الحکمت ضال المومن، حکمت تو متاع گمگشتہ ہوتی ہے مومن کی یا امن پسند ذہنوں کی. تو وہاں پہ ہند کے اپنشدوں کی برہما ذات مطلق ہے، ایشور ذات مشخص ہے، اور پھر قرآنی تصور سے اسماء حسنہ کو جس انداز میں لکھتے ہیں کوئی سپاٹ آدمی پڑھ لے تو لرز اٹھے. لیکن شعور رکھنے والا ابوالکلام کا قاری تو جانتا ہے کہ ان کی زبان، اس کی جہت کیا ہے. اسماء حسنہ کا تشخص، پھر الیکٹران کا ڈیٹیل ذکر کرتے ہیں، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ذہن کا ذکر کرتے ہیں کہ مشکل موضوع کو پانی کر دیتے ہیں. خط نمبر 14. حضرات میرا ذہن تو ایسی سمتوں کی طرف گیا کہ صلیبی مہمات کا ذکر ہے، کہیں پہ کوئی ذاتی پرخاش نہیں بلکہ ان کے عمرانی اثرات اور اس سے جڑے ہوئے مستشرقین کی ذہنی وسعتوں کا ذکر کرتے ہیں. کہیں بھی صلیبی جنگوں کے ذکر میں مذہبی عصبیت کو راہ نہیں دیتے. ہاں البتہ صلیبی جنگوں میں شیخ سعدی کی گرفتاری، ان کے طرابلس میں قید کے دنوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر فرانس کے اسکالرز کا ان کی کتابوں کا ذکر آتا ہے، پھر مصر و فلسطین میں ان کی مہمات کا ذکر بھی آتا ہے. خط نمبر 15 کو میں نے چائے کے حوالے سے رکھ کے کچھ ادھر ادھر کے چائے کے چند سطریں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کو خط نمبر 15 کے علاوہ بھی چائے کے چند جملے سن لیں کہ اس میں چائے کی سرمستیوں کا ذکر ہے. دیکھیے چائے کو اتنا خمار آفرین کیا ہے کہ خمریات کے باپ، میں اگر کہوں کہ خمریات کے باپ اپنی درد میں پر نچلی ہی نشست پہ رہنا پسند کریں گے. ایسے اٹھایا ہے مضامین کو، ایسے رفت دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خط تو حسن اتفاق ہے. یہ تو اچانک سے میں کہتا ہوں کسی اتفاق کو کامل حسن بنا دینا، جمال آفری بنا دینا، یہ آزاد کا ہی حق ہے. اور حسن کے درجے تک پہنچایا اور وہ خطوط میں ان کے سب جلوہ سامان. چائے بہت، اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے ان کے جملے ہیں. چائے بہت لطیف ہے، رنگ اس کا ہلکا کہ واہمہ لگتا ہے، اور اس کی ہستی مشتبہ لگتی ہے، اور کیف اس قدر تن کہ اس کا ہر فنجان
कानी का रतल गिरा, यानी 40 तोले वजन कानी का रतल गिरा की याद ताज़ी कर देता है। चाय मंगवाई, कहीं और मैंने एक जुमला जोड़, इधर उधर से जुमले चाय पर किया है तो वरना उनका बाब अधूरा रह जाता। चाय मंगवाई और नींद के मतवालों को दावत दी कि इस जाम सुबहगाही से बादे दोशीना का खुमार उठाएं। फिर लिखा, जेल में भी चाय दम दी है, जामो सुराही सामने धरे बैठा हूं, चाय के फिंजान पर फिंजान लुटाए जाता हूं और शेर पढ़ते जाता हूं। दिल की चाहे इसके सिवा, दिल क्या चाहे इसके सिवा, सुबह का वक्त। देखिए तमन्ना, देखिए कैसे हुर्रियत पसंद जहन कैसे जीते हैं। अजियत व आसा शदायत के जमाने में भी दिल क्या चाहे इसके सिवा, सुबह का वक्त हो, चीन की बेहतरीन चाय के पै दर पे फिंजान हो। फिर शिकवा की लय जरा बुलंद हो जाती है, लोग चाय की जगह एक गाढ़ा हलवा बनाते हैं, खाने की जगह पीते हैं और खुश होते हैं कि हमने चा पी। देखिए तलफ्फुज को भी उन्होंने बिगाड़ के वैसे ही लिखा, कहते हैं कि हमने चा पी। इन नादानों से कोई कहे हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। लोग चाय को दूध डालकर उसका गर्म शरबत बनाते हैं। एक जगह लिखा कि व्हाइट जैस्मीन गोरी चमेली, तर्जुमा भी देखिए, व्हाइट जैस्मीन की चाय गोरी चमेली, ऐसा लगता है कि फिंजान में सूरज की किरणें घुल मिल गई हों। खत नंबर 16, मौलाना जामी को एक बड़े रईस तुज्जार ने कहा कि दक्कन चले आए। दक्कन का जिक्र आया, मैं दक्कन की मेरी पैदाइश है इसलिए मैंने उसको सोचा कि वो एक लफ्ज लिखूं, वरना हर खत तो एक कायनात है। कि एक रईस तुज्जार ने मौलाना जामी से कहा कि आप दक्कन आए, ये वाहिद खित्ता है जमीन का जहां के 12 महीनों का मौसम खुशगवार रहता है। अबुल कलाम ने थोड़ा सा इतराज भी किया सरसरी लहर में, लेकिन इसका एक दक्कन के मौसम का एक जिक्र है। और फिर यहीं पे तारीख और शाहों के मिजाज और उनके मौसम इलाकों के इंतखाब की एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर अपने ईरान के सफर में बर्फबारी में फिंजाने और जो है अंगीठियों के पास जो आतिशदानों के पास होती है उसका जिक्र है। खत नंबर 17, इस तो शोलों से खेलने वाला खत था। अनानियती अदब, इगोइस्टिक लिटरेचर का ऐसा तफसील से जिक्र है कि जिसके अंदर नफ्सियात उसकी रहगुजर में आई। अरबी अदब, फारसी अदब, फैजी की संस्कृत अदब से किए अंगेज की भी इन्फर्ड कंटेंट से जो ट्रांसलेशन किए थे फैजी ने, उसका भी जिक्र किया है। अब आइए खत नंबर 18, उन्होंने खुद उन्वान बांधा है, हिकायत ज़ाक़ बुलबुल, यानी कव्वे और बुलबुल की कहानी। ये कैद में उनकी छोटी छोटी जुमले में आपके सामने रखूं। कैद खानी में चूंटियों का जिक्र है, चूड़ियों के घोंसलों का जिक्र है, जंगली मीनाओं के जोड़े, कौवों की फकीराना रविश, गिलहरियों का दस्तरों पर चुन के खाना, बेल बोटे की तमन्ना। अब फूल की तारीफ के 2-3 सतरें देखिए। मॉर्निंग ग्लोरी के फूल के बारे में लिखते हैं कि जब सुबह आसमान पर सूरज की किरणें मुस्कुराती हैं तो लगता है जमीन पर मॉर्निंग ग्लोरी की कलियां खिल खिल कर हंसना शुरू कर दी हो। और यहीं पर अबू तालिब कलीमी की शेर की तमसील की उसका तर्जुमा लिखा है, कोई फूल है याकूत का कटोरा, कोई नीलम की प्याली थी, किसी फूल पर गंगा जमनी कलमकारी जम गई थी, किसी पर छींट के रंग की छपाई हो रही थी। बास फूलों पर रंग की बूंदों पर ख्याल होता था कि कुदरत ने कलम से रंग ज्यादा पड़ गया है और साफ करने के लिए झटकना पड़ा है और उसकी छींटें उसके कबाए गुल के दामन पर पड़ गईं। और शेर जो लगाया है यहाँ पे, तकल्लुफ से बरी है हुस्न जाती, कबाए गुल में गुल बोटा कहाँ है, कबाए गुल में गुल बोटा कहाँ है। खत नंबर 19, हम 24 पर जल्दी खत्म कर देंगे इसको। चुड़िया चुड़े की कहानी, उन्वान बांधा, कैद खाने का सदियों पुराना खराबा, चुड़ियों की आशियां साजी, गोरियों की आबाद बस्ती आबादियां, उनकी चोंच का फावड़ा और घूंसला साजी पर उड़ते हुए किले की गर्द पर मौलाना का बरहम होकर डंडा लेकर उन पर पिल पड़ना। और फिर अपनी वहमी फतह पर मीर तकी मीर का एक शेर लिखा है कि शिकस्त तो फतह नसीबों से है वले अमीर, मुकाबिला तो दिले नातवा ने खूब किया। फिर चुड़ियों के उड़ते हुए उड़ के घोंसले बनाने के बारे में आर्चिमिडीज का एक मकूला खालिस लैटिन की जबान में लिखा है, अंग्रेजी में भी नहीं। उसका तर्जुमा लिखा है कि आर्चिमिडीज का कौल है कि मुझे फजा में खड़े रहने की
इजाजत दे दो, मैं कुर्रे अर्श को उसकी जगह से हटा दूंगा। मैं दोहरा दूं, मुझे फजा में खड़े रहने की इजाजत दे दो, मैं कुर्रे अर्श को उसकी जगह से हटा दूंगा। और जगह जगह चूड़ियों की पेश कदमी पर एक शेर देखिए, ये बज़्म में है यहाँ कोताह दस्ती से है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। एक चुड़े की कलंदराना चाल और उसके बांगपन पर जो बरजस्ता शेर लिखा है कि वो आता था और चले जाता था और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। और शेर देखिए, रहे एक बांगपन भी बेदिमागी में तो ज़ेबा है, रहे एक बांगपन भी बेदिमागी में तो ज़ेबा है, बढ़ा दो चैन अब्र पर अदाए कुछ कलाही को। हद तो यह है मौलाना की कादिरुल कलामी के टीन के डब्बे के सरकने पर, उसके ढक्कन पर अरबी अदब के अली अदब की एक बड़ी शायरा आलिया बिन्त मेहदी की पूरी जो है कसीदे के अहम शेर लिख देते हैं। खत नंबर 20, चुड़िया चुड़े की कहानी का दूसरा एपिसोड। उन्वान नहीं बांधा लेकिन वही चल रहा है, अब बल्कि अपने फसाने को मंतक़ तीर से जोड़ दिया। और मैं इजाजत दीजिए, 20 तक आते आते मुझे कहा गया कि जुबान अबुल कलाम की इस्तेमाल न करूं, लेकिन 2-3 लफ्ज अबुल कलाम के इस्तेमाल करना चाहूंगा। चिड़ियों को कहा यारान सक़फ़ व मेहराब, यारान सक़फ़ व मेहराब, मेहमानान बासफा, और उनका नागहानी नुज़ूल इजलाल, और उनकी बेतुकान मनकार दराजियां। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक तहजीब का ऐसा अहम नुक्ता छेड़ के गुजर गए कि इस मुकाम पर हसीने आलम ब्यूटी पेजेंट की सरगर्मी को याद आई। किसी हसीना के इंतखाब से कहा, एक हसीना के इंतखाब से उसके मुल्क और कौम का नाम मशहूर हो जाता है। और कहा कि तो फिर आइए हम अपनी चुड़िया की कलमी तस्वीर बनाते हैं और उसको हसीना मुंतखब करते हैं। अब चुड़िया की तस्वीर देखिए, छरेरा बदन, निकलती हुई गर्दन, मखरूती दिल, गोल गोल आंखें, कि अजब तरह का बोलता भोलपन। हाय देखिए, सरे हरफी सनत, अलिट्रेशन, बोलता भोलपन, इसके चुगने का बांगपन। इसलिए हम आज किले अहमद नगर की ब्यूटी पीजन के नाम पर उसको चुनते हैं और नाम रखते हैं मादाम किले अहमद नगर। ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी करवा लिया। बाद में चिड़ियों के निजाम हाफिजा और उनकी खुराक का जिक्र करके ऐसे अहम तरीन तिब्बी नुकात को रख दिया है, और बल्कि परिंदों की उड़ान पर इरफान ज़ात और खुद शनासी के ऐसे मजमून बांधे हैं कि हैरत होती है कि गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम करना इसे कहते हैं। खत नंबर 21, सामीन, ये वो गमनाक खत है जिसके तसव्वुर से दिल दरज जाता है। मैं झरझर आंखों से रोता रहा इस खत को पढ़ते हुए। कहते हैं कि आज 6 रातों से नींद उचाट है। अभी पता चल रहा है कि बेगम की खबर आने वाली है, न मालूम और ऐसी कितनी रातें गुजरेंगी। मेरी बीवी कई सालों से लील है, उसने अपनी बीमारी को मुझसे छुपा रखा है, और वो हमेशा मेरी गिरफ्तारियों की खबर मुझसे पहले अखबार और रेडियो में सुन लेती है। मेरी मशरिक़ अफ्रीका जाने की खबर उसे पहले पता चली। फिर अहमदनगर का जिंदान मेरे नसीब में आया, लेकिन 25 साल की रफाकत से जाते हुए आखिरी बार वो अफसरदा खातिर थी। शायद उसके दिल को पता था कि उसकी मेरी आखिरी मुलाकात है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इस्तिराब को आने नहीं दिया, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था कि जाते हुए जेल को चेहरे पर, उसके चेहरे पर इस्तिराब देखे। फिर आखिर में 9 अप्रैल को रेडियो की खबर मिली और कि उसका इंतकाल हो गया। जुमला सुनिए हज़रात, हयात और मौत का फलसफा ऐसे खुल के आया है कि इंसान को बहुत सारे जो है तवहुमात छट जाते हैं। अब हम दोनों के बीच मौत की दीवार हायल है। अब हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन दीवार की ओट से हाँ देख सकते हैं। किले में कब्र थी, अचानक से मुझे उससे उन्स पैदा हो गया। लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं कि गमंदोज हुआ कलम, तो कहते हैं कि मैं अब कलम को यहीं रोकता हूँ। और फिर ये शेर लिखते हैं कि सौदा खुदा के वास्ते कर किस्सा मुख्तसर, अपनी तो नींद उड़ गई तेरे फसाने में। और खत नंबर 22 की तरफ मैं कदम बढ़ा रहा हूं। अब देखिए, जिंदगी के एक एक एपिसोड को देखिए। अब अंदर की दुनिया लुट गई, अब बाहर की मौसम से अंदर के मौसम को बदल रहे हैं। इस खत में अंदर के मौसम को कहते हैं कि हजारों मील का सफर मुझे भी अंदर तय करना है। बाहर जब मैं आया था तो बारिश के मौसम में आया था, अब अंदर गर्मा आ गया है। फिर सोचता हूं कि कुदरत का क्या निजाम है
کہ جب تک ایک موسم کے پھول مرجھا نہیں جاتے دوسرے موسم کے پھول نہیں کھلتے. درختوں پر آریاں چلتی ہیں تو کشتیاں بنتی ہیں کہ دریں چمن کے بہار و خزان ہم آغوش زمانہ جام بدست و جنازہ بردوشت. میں زیادہ نہیں جاؤں گا فارسی کے تراجم میں. اب خط نمبر 23 کا میں ذکر کر رہا ہوں, آخری ایک خط بچ جاتا ہے. اس زمانے میں اس کو خط نمبر 23 کو ٹائم, موضوع, زمانہ, وقت سے جوڑتے ہیں, وقت کی اکائیاں سمیٹتے ہیں, ماضی, حال اور مستقبل, اور کہا کہ ہم نے لمحے موجود کے حال کو پکڑنا چاہا لیکن جب وہ گرفت میں آیا تو وہ ماضی کا حصہ تھا. اور پھر ایک مصرع لگایا ہے کہ نکل چکا ہے وہ کوسوں دیار ہیرما سے. پھر سنیے گا, نکل چکا ہے وہ کوسوں دیار ہیرما سے. تو وقت کے بارے میں ایک تفصیلی خط, ان کا خط نمبر 23 ہے. آخری خط, خط نمبر 24. حضرات, انسانی رفت کی بلندیوں پر حیرت ہوتی ہے کہ کسی ادب میں اتنی بڑی شخصیت اگر گزری ہے تو اس کو بھی آنا چاہیے اور کچھ موازنہ بھی ہونا چاہیے. کچھ لوگوں نے تو زبان و بیان کے کچھ پرانی مروجہ چیزوں پر تنقید کر کے یہ سمجھ لیا کہ آزاد پر حرف زنی کی, لیکن دیکھیے حسن تصور, ایک معصوم بچے کے غبارے یاد آ جاتے ہیں. آخری خط میں کہا کہ جب میں غبارے دیے گئے تو سوئی جب چبایا تو لرز گیا تھا, اور آج مجھے ایسی لگی کہ کوئی میرے بدن میں سوئی چبا رہا ہے اور میرے وجود کی بھاپ اور گرمی ہوا نکلنے آنے والی ہے. لیکن کچھ دیر میں نے خود کو سنبھال لیا, میں نے اپنے غم بدل دیا. پھر اس کے بعد فلم جس طرح سے اینڈ ہوتی ہے, ایک ریڈیو پر, جیلر کے پاس جو ریڈیو تھا وہاں سے وائلن کی آواز آتی ہے, پھر وہاں سے ایک خوش لہجہ مغنیہ کی آواز کا ذکر کرتے ہیں, پھر یہاں پہ موسیقی کا ذکر, اور حضرات چوری چوری اپنے گھر سے ستار سیکھنے کا ذکر. بلکہ میں وہ 3 لائنیں میں ضرور سنانا چاہوں گا کہ تاج محل کی چھت پر, دیکھیں مولانا کو جو اختیار حاصل تھا اس زمانے میں کہ ستار لے کر جمنا کے کنارے چاندنی رات میں ریاض کرتا تھا. موسیقی جیسے ان کی میری روح ریشے میں اتر چکی تھی. رات کا سناٹا تھا, تاروں کی چھاؤں تھی, تاج محل کے مینارے سر اٹھائے, برجیاں دم بخود, مرمری گنبد اپنی کرسی پر بے حس, جمنا کی روپہلی موجیں بل کھاتی ہوئی دوڑتی, اور اوپر ستاروں کی ان گنت نگاہیں حیرت کے عالم میں مجھے دیکھتی. آسمان سے تارے جھڑ رہے تھے اور میری انگلی کے زخم سے نغمے نکلتے تھے. اور شعر لکھا یہیں پہ کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تبا لوگ, افسوس تم کو میر کی صحبت نہیں رہی. اس خط میں فنون لطیفہ کی پوری کائنات سمٹ آئی ہے, اور کہیں کہیں موسیقی سے جو وفا نہیں کی وہاں پر بھی ایک مصرع لکھا, ٹک دیکھ لیا دل شاد کیا کچھ کام کیا اور چل نکلے. یہ شعر مجھے مصرع بہت پسند آیا, میں پھر رکھوں سنا دوں. ٹک دیکھ لیا دل شاد کیا خوش کام ہوئے اور چل نکلے. حضرات, حکمت کے بہت سارے باب میں 2-3 جملے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں, اس نے نوجوان کو نصیحت کیا کرتے تھے. عربی قول کو جگہ جگہ استعمال کیا, تعارف الاشیاء بازدادیہا, چیزوں کی شناخت اس کے ضد سے ہوتی ہے. اور ایک قول دیکھیے, حسن آواز میں ہو یا چہرے میں, تاج محل میں ہو یا نشاد باغ میں, حسن ہے. حسن اپنا فطری مطالبہ کرتا ہے. آخری آغا شورش آغا کاشمیری کے شعر جو ان کی موت پر ان کی خطبے پر ہے, اس شعر 3 شعر سنا کے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. دیکھیے ان کی موت کا غم جو ہوا ہے آج بھی ایسے لگتا ہے کہ ابھی آنکھوں کے سامنے سے ابوالکلام کا جنازہ جا رہا ہے. وہ شعر دیکھیے, کئی دماغوں کا ایسا انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے, قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے, زباں سے زور بیاں گیا ہے, اتر گئے ہیں منزلوں کے چہرے, امیر کیا کارواں گیا ہے, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل شکستہ گام پہنچے, جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے. آخری شعر, تیری لہت پر ہو رب کی رحمت, تیری لہت کو سلام پہنچے, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک نہیں یقین نہیں ہے, مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. شکریہ. بہت شکریہ جناب نعیم جاوید صاحب. آپ جدہ سے تھے, سعودی عربیہ سے جڑے ہوئے تھے,
बड़े ताबा बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, बड़े ताबा बड़े रोशन सितारे टूट जाते हैं, शहर की राह तकना तासहर आसान नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक एक खत का तज्जिया आपने किया और ऐसा लग रहा था कि, और बिल्कुल लग क्या रहा था, बल्कि मैं समझता हूं कि अब आइंदा हमारे कन्वीनर प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब को आइंदा इस पर 24 सेमिनार या वेबिनार करवाने होंगे, तब जाकर के मैं समझता हूं कि शायद गुबारे खातिर का कुछ हक अदा हो सकता है। हालांकि बहुत ही सूझबूझ से इस प्रोग्राम के उन्वान को बहुत ही छोटा है, सिर्फ मौलाना आजाद की शख्सियत का एक पहलू नहीं, कोई एक काम नहीं, कोई एक संत नहीं, बल्कि सिर्फ एक किताब गुबारे खातिर जो कि किला अहमदनगर जेल में लिखी थी, सिर्फ उसी को मौजू बनाया, जो कि पहले ऐसा लग रहा था कि इतना मुख्तसर सा मौजू है। लेकिन मौलाना आजाद ने खुद कहा कि जब आप किसी भी मैदान में जाएं तो उसकी इतनी गहराई और उसमें इतना एक्सीलेंस हासिल कर लें ताकि आप उसमें सबसे आगे हो जाए। तो मैं समझता हूं कि पहले तो मुबारकबाद हमारे आज के कन्वीनर और इस बज़्म आज़ाद के फाउंडर सदर प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब को कि उन्होंने इंतखाब किया सिर्फ एक किताब, और उस पर भी इंतखाब फिर एक ऐसे रिसोर्स पर्सन और एक ऐसे मेहमान का कि जिन्होंने जब अपनी बात का आगाज पहले खत से किया तो ऐसा लग रहा था कि इसी खत पे गुफ्तगू होती और आगे के खतों पे ना होती, फिर दूसरा किया तब भी ऐसा, इस तरह से हर खत में ये महसूस हुआ। और मैं दुआ करता हूं और सर से गुजारिश करता हूं कि आइंदा इस 24 अलग अलग खतूत पर गुफ्तगू की जाएगी। बहरहाल आज के इस शानदार प्रोग्राम में हमारे बीच साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ साहब भी मौजूद हैं। हम तमाम की ख्वाहिश और बिलखुसूस आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब की भी ख्वाहिश है और मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि वो भी कुछ कलमात आज के इस प्रोग्राम में हम तमाम के इत्मीनान के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए, इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए कुछ अल्फाज, कुछ कलमात अगर आप फरमा दें तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएगा। प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ साहब। प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ सर, शायद इस पे जरा भाई बताइए कि वो है कि नहीं सर। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, मैं वही तलाश कर रहा था सर को, नहीं दिख रहे हैं। तो शायद वो नहीं है तो उनसे दरखास्त की जाएगी। बहरहाल तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब भी ऑनलाइन मौजूद है, हमारे बीच तशरीफ रखते हैं वो। मैं इनके तारुफ के लिए डॉक्टर अब्दुल समीद सिद्दीकी, डायरेक्टर CPDMT से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे आज के इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब का तारुफ पेश करें। बहुत शुक्रिया फ़हीम अशरफ साहब। मोहतरम प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, साबिक डीन स्कूल बराए अलसिना लिसानियात और हिंदुस्तानियात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, पूरे हिंदुस्तान में और उर्दू दुनिया में माहिर दकनियात के तौर पर जाने जाते हैं। आपको प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन जैसे असातिज़ा से तलम्मुज़ हासिल है और इधर शायरी में अली अहमद जलीली साहब जैसे बड़े शायर से आपने शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया है। एमफिल की डिग्री के लिए दकनी की मखसूस सूफियाना शेरी असनाफ पे आपने काम किया। PhD करते हुए 18वीं सदी में दकनी शायरी के इर्तिखाब का आपने अहाता किया और 1978 से 31 दिसंबर 2021 तक बाज़ाब्ता तदरीसी खिदमात अंजाम देते रहे, जिसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू, डीन बराए स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां आपने निभाई। दकनियत से मुताल्लिक 10 से ज्यादा तसानीफ आपकी मंजर आम पर आ चुकी है और उसको बड़े बड़े नाक़दीन ने उसकी तारीफ और उसको सराहा है। 100 से ज़ायद तहक़ीक़ी मक़ाले आपके शाये हुए और आपके सुपरविजन में, आपकी निगरानी में
20 MPhil اور 20 PhD اسکالرز نے اپنا تحقیقی کام انجام دیا ہے. ابھی غبار خاطر پر جناب نعیم جاوید صاحب کو سنتے ہوئے جو میر کا مصرع ہم تک پہنچا کہ افسوس تم کو میر کی صحبت نہیں رہی، تو ہم ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو یہ افسوس بالکل نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پروفیسر نسیم الدین فریس صاحب کی سرپرستی میں کچھ کام کرنے کا موقع ملا. میں محترم نسیم الدین فریس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے صدارتی خطاب سے نوازیں. بہت بہت شکریہ. بزم آزاد کے بانی صدر اور آج کے اس اجلاس کے کنوینر میرے محترم دوست پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، ڈین اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی اور رجسٹرار انچارج، اور آج کے مہمان مقرر جناب نعیم جاوید صاحب. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جناب نعیم جاوید صاحب لائف کوچ و مصنف اور بانی HADAF حال مقیم سعودی عرب، جو میڈیا کے حوالے سے، اسٹیج کے حوالے سے اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے علمی اور ادبی دنیا میں اپنی ایک خاص پہچان رکھتے ہیں. ڈاکٹر فہیم اشرف صاحب اور بزم آزاد کے ذمہ داران ڈاکٹر جہانگیر صاحب، ڈاکٹر احتشام صاحب، ڈاکٹر سمینہ صاحبہ، ڈاکٹر جرار صاحب اور پروفیسر سمیع صدیقی صاحب، جنہوں نے اپنی محبت سے مجھے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا اپنے تعارف میں. اور اس پروگرام سے جڑے ہوئے سبھی حاضرین اور ناظرین، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں بزم آزاد کے بانی صدر پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب کو دلی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بزم آزاد کی شکل میں ایک ایسے ادبی فورم کی تاسیس کی ہے جس کے ذریعے نہ صرف ادب کی خدمت ہوگی بلکہ آزاد کا جو مشن تھا، آزاد کی جو فکر تھی، آزاد کی جو تعلیمات تھی، ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا بھی موقع ملے گا. تو اس طرح سے یہ بزم ہمہ جہتی مقاصد پر مبنی ہے، اور اس کے بارے میں پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. میں اس بزم کے قیام پر بانی بزم اور دیگر آپ کے جو معاونین ہیں سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور آج کا جو ادبی اجلاس تھا وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے. یہ بزم آزاد کا پہلا ادبی اجلاس ہے، اور حسن اتفاق کہیے یا بانی صدر کا حسن انتخاب سمجھیے کہ انہوں نے اس کے پہلے اجلاس کے لیے ایسے دن کا انتخاب کیا جو ہمارے ملک اور قوم کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہم جانتے ہیں کہ آج ہم 73واں یوم جمہوریت منا رہے ہیں، اور یہ دن دستور کے حوالے سے اور دستور میں جو اعلیٰ اقدار درج کی گئی ہیں مملکت کے تعلق سے، حکومت کے تعلق سے، مملکت کے فرائض اور حکومت کی ذمہ داریوں کے تعلق سے، مملکت اور حکومت کی ماہیت اور ساخت کے تعلق سے، ان سب کا احاطہ ہمارا دستور کرتا ہے. اور مولانا آزاد کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو اس دستور سازی کے کام میں
जिन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है। इस तरह से आज का दिन कई मुनासिबतें और कई रियायतें अपने अंदर रखता है कि मौलाना आज़ाद से इस दिन को मुनासिबत है, जमहूरियत से इस दिन को मुनासिबत है। और इस साल जबकि हमारा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस पस मंज़र में आज हम 73वां जश्न जमहूरियत मना रहे हैं और इस यौम जमहूरिया की शाम में हम आज़ाद को याद कर रहे हैं, तो हमारी यादों के सिलसिले, हमारी यादों के काफ़िले एक वक्त कई समतों में सफ़र करने लगते हैं। जहाँ तक आज के प्रोग्राम के मशमूलात का ताल्लुक़ है, हर इसके अंदर शरीक ने, इस प्रोग्राम के जितने शुरका थे, चाहे वो मेहमान मुक़र्रिर हों या मेहमान मुक़र्रिर का तारुफ़ कराने वाले हों या महमूद सिद्दीकी साहब का तारुफ़ी लेक्चर हो या जो भी हो, हर आइटम अपनी जगह परफेक्ट और मुकम्मल था। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास कोई गुंजाइश ही नहीं। बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पर इस तरह के मुकम्मल प्रोग्राम हर पहलू से जिसके अंदर कोई कमी ना हो, वो देखने में और सुनने में आते हैं। आज का ये प्रोग्राम ऐसा है कि जिसके अंदर मुझे ये एहसास हुआ कि हुस्न तरतीब के एतबार से और इसके अंदर जिन ख़यालात का इजहार किया गया, जिन मौज़ूआत पर बहस की गई, गुफ्तगू की गई, उस एतबार से बहुत ही आला और बेमिसाल प्रोग्राम रहा ये। जहाँ तक मौलाना आज़ाद की शख्सियत का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान का कौन तालीम याफ्ता आदमी है जो मौलाना आज़ाद से वाकिफ़ नहीं है, मौलाना आज़ाद की खिदमत से वाकिफ़ नहीं है। मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से सबसे अहम बात जो मैं ये समझता हूँ वो ये है कि हम बाबाए कौम महात्मा गांधी का बड़ा एहतराम करते हैं, उनको बापू कहते हैं, बाबाए कौम कहते हैं, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इम्तियाज़ ये है कि वो हिंदुस्तान की सियासत में महात्मा गांधी से पहले कदम रख चुके थे। महात्मा गांधी तो बाद में आए हैं, लेकिन उनसे पहले मौलाना आज़ाद ने सियासी सफ़र का आगाज़ किया था। जद्दोजहद आज़ादी के कारवान में वो शामिल थे और किस हैसियत से शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि जब मैं इंग्लैंड से तालीम ख़त्म करके आया तो देखा कि कांग्रेस के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं और उन सीनियर लीडर्स में एक नौजवान है और ये कांग्रेस के जो पुख्तकार और मुअम्मर और सिन रसीदा रहनुमा हैं, वो इस नौजवान को अपने साथ रखते हैं और न सिर्फ अपने साथ रखते हैं बल्कि इसकी बातों को और इसकी तजावीज़ और मशवरों को अहमियत देते हैं, गौर से सुनते हैं और अहमियत देते हैं। तो ये नौजवान थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनका ये मकाम था कांग्रेस के अंदर कि वो कम उम्री में सीनियर लीडरों के साथ हम पल्ला और हमसर थे और इनका तजुर्बा और इनकी दूरबीनी, दूरअंदेशी और सियासत में इनकी महारत इस आला दर्जे की थी कि 35 साल की उम्र में उन्हें कांग्रेस का सदर चुन लिया गया, ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट बना लिए गए। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनका क्या मकाम था। और उनकी सियासतदानी का एतराफ़ नेहरू ने एक और भी जगह किया है कि मैं सियासत का स्कॉलर रहा हूँ और वक्फे वक्फे से मगरबी ममालिक का सफ़र करता हूँ, तो मुझे सियासत को करीब से देखने का मौका मिलता है, लेकिन जब अपने दौरे से वापस आकर मौलाना आज़ाद से गुफ्तगू करता हूँ तो मालूम होता है कि वो सियासत में हनूज़ मुझसे आगे है। तो ये कैफियत थी मौलाना आज़ाद की सियासतदानी की, जिसका एतराफ़ हिंदुस्तान के तमाम बड़े सियासतदानों ने किया है। अब सियासत से हटकर देखेंगे आप तो मौलाना आज़ाद की शख्सियत इतनी कसीरुल जहत है कि उनका अहाता करना किसी भी मुक़र्रिर के लिए बहुत दुश्वार होता है, बहुत मुश्किल होता है। चुनांचे हम देखते हैं कि उनकी एक शख्सियत के अंदर, उनके एक सर के अंदर कई इंसानों का दिमाग था, एक शख्सियत के अंदर कई शख्सियात और कई शख्सियतों के आला तरीन जवाहिर पिन्हा और पोशीदा थे। वो बैक वक्त मुतबहिर आलिम भी थे, मुफक्किर भी थे, फ़लसफ़ी भी थे, माहिर तालीम भी थे, सहाफ़ी भी थे और शोला परदास मुक़र्रिर भी थे और मुहक़्क़िक़ मुफ़स्सिर कुरान भी थे। गरज
علم اور ادب کا کون سا زاویہ ہے جو ان کی دسترس سے باہر تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چند ہی شخصیات ہندوستان میں ایسی گزری ہیں جو علم کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، حافظے کے اعتبار سے مولانا آزاد کی برابری کرتے ہیں. خاموشی شخصیت تھی ان کی، انسائکلوپیڈیا تھے وہ بذات خود. ابخری یا نابغیر روزگار جیسے خطابات مولانا آزاد کی شخصیت کے مقابلے میں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں. ایسی شخصیت تھی مولانا آزاد کی. چنانچہ ان کی جو تصانیف ہیں، علمی تصانیف، ترجمان القرآن ہو یا تذکرہ ہو، اس میں تو ان کے علم کا اظہار ہوا ہی ہے. لیکن جو غبار خاطر ہے جس پر آج ہمارے مہمان مقرر جناب نعیم جاوید صاحب نے بڑا بھرپور جائزہ لیا اس کتاب کا، بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے کچھ گنجائش نہیں ہے. کسی مبصر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی تقریر پر کوئی تبصرہ کرے. اتنا جامع اور بھرپور تبصرہ آپ نے کیا، اور کسی زاویے کو، کسی پہلو کو آپ نے تشنا نہ رکھا. ایک طرح سے انہوں نے اپنی 40-45 منٹ کی تقریر میں 24 خطوط کا عطر کھینچ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ غبار خاطر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی طبیعت کا جو غبار تھا، اس غبار سے انہوں نے عطر خس نکالا، جو مٹی سے نکالا جاتا ہے، وہ عطر خس ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا. یہ آپ کا کمال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس لیکچر کو ریکارڈ کیا جانا چاہیے، اس کو شائع ہونا چاہیے. اب واقعہ یہ ہے کہ ایک مقرر کا کمال یہ ہے کہ اپنے سامعین کو اپنے موضوع سے نہ صرف جوڑے بلکہ اپنے موضوع پر مزید مطالعہ کرنے کے لیے ابھارے. تو آج کا لیکچر سننے کے بعد، نعیم جاوید صاحب کی گفتگو سننے کے بعد، جنہوں نے غبار خاطر نہیں پڑھا ان کے دل میں یقیناً یہ امنگ پیدا ہوئی کہ غبار خاطر کو پڑھنا چاہیے، اور جنہوں نے پڑھا ہے پھر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دوبارہ نعیم جاوید صاحب کے لیکچر کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اتنا خوبصورت اور بہترین لیکچر نعیم جاوید صاحب نے دیا غبار خاطر پر، اور غبار خاطر کے موضوعات اور اس کے اندر جو دنیا ہے، ایک علم کا سمندر ہے مولانا آزاد کا ذہن، اور یہ خطوط، ان خطوط کے بارے میں ادیبوں میں اور نقادوں میں ہمیشہ یہ مناقشہ رہا، نزاع رہی کہ یہ خطوط ہیں یا انشائیے ہیں. تو بہرحال انشائیہ نما خطوط کہیے یا خطوط نما انشائیہ کہیے، اس کے اندر انشائیہ پن تو ضرور موجود ہے. اور انشائیہ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ لکھنے والے کے ذہن کی ترنگ ہوتا ہے. انشائیہ لکھنے والے کے ذہن کی ترنگ ہوتا ہے. تو غبار خاطر کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دراصل مولانا آزاد کے آزاد ذہن کی ترنگیں ہیں، جو اپنے موڈ اور منشا اور اپنے مزاج کے مطابق، احوال و ظروف کے مطابق اور کیفیات کے مطابق جو ان کے دل پر اور دماغ پر لکھتے وقت مستولی ہوتی تھیں، ان کیفیات کا انہوں نے عالمانہ اظہار کیا ہے، بہت ہی عالمانہ اظہار کیا ہے. ان کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی اردو عرب میں بنتی ہے اور ایران کے راستے سے ہندوستان میں آتی ہے. تو اس طرح کی اردو انہوں نے استعمال کی ہے. اور انانیتی ادب کے حوالے سے آپ نے بات کی، رومانویت کی اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے، رومانی ادب کی خصوصیت پائی جاتی ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے اور اس سے محظوظ ہونے کے لیے ایک خاص علم اور مطالعے کی ضرورت ہے. کہ غبار خاطر مولانا آزاد کی طبیعت کا غبار ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں. ایمانداری کی بات تو یہ ہے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ خطوط کا مجموعہ کہ ایک خاص سطح کی علمیت درکار ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کی تحسین کرنے کے لیے، جس کو بہت ہی لطیف اور پر مزاح انداز میں ہمارے عہد کے مشہور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا کہ مولانا آزاد کی تحریر کو پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے دلدل میں تیرنا. پانی میں تیرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دلدل میں تیرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو مولانا آزاد
کہ مفرس و معرب جملوں اور تراکیب اور ان کی انشاء پردازی کے کمالات اور باریکیوں اور لطافتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے جس علم اور مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کے پاس تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ پیدا کریں، اس علم اور مطالعے کو پیدا کریں، تبھی ہم مولانا آزاد کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، چونکہ اس کے اندر نہ صرف زبان اور اسلوب کا کمال ہے، دونوں اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، حیات کے اعتبار سے بھی اور مواد کے اعتبار سے بھی۔ چاہے آپ اس کا لسانی مطالعہ کریں، لسانی تجزیہ کریں، تو اب جیسا کہ نعیم جاوید صاحب نے بتایا کہ کتنے اشعار عربی کے ہیں، کتنے اشعار فارسی کے ہیں، کتنے ضرب الامثال آئے ہیں، اور کیسی تراکیب انہوں نے استعمال کی ہیں، کیسے کیسے جملے اس کے اندر انہوں نے ڈھالے ہیں جی، جو فصاحت اور بلاغت کا نمونہ ہے، شاہکار ہیں۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جب اس کے مواد پر غور کریں گے آپ تو دیکھیں گے کہ دنیا کا کون سا موضوع ہے جس پر انہوں نے گفتگو نہیں کی، جس کو انہوں نے نہیں چھڑا، چاہے وہ دینی پہلو ہو، چاہے تصوف کا پہلو ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے نفسیات ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے فزیکل سائنس ہو، کون سا موضوع ہے جو مولانا آزاد نے اشارتاً و کنایتاً یا مفصلاً غبار خاطر میں اس پر روشنی نہ ڈالی انہوں نے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ خطوط انہوں نے اپنے صدیق مکرم کو لکھے ہیں، جو خود بھی بہت بڑے عالم تھے، صدر یارجنگ مولانا حبیب الرحمن خان شروانی، جو عثمان یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر اور سلطنت آصفیہ میں ناظم امور مذہبی رہ چکے تھے، تو جس لیول کا مکتوب نگار ہے اسی لیول کے مکتوب الیہ بھی ہیں۔ تو اب جب دونوں کی سطح اس درجے کی ہے تو ظاہر بات ہے کہ مولانا آزاد علم اور معلومات کا جو دریا بہانا تھا ان کا حق تھا، انہوں نے بہا دیا۔ ان خطوط کو پڑھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم الشان آبشار ہے جو بڑی بلندی سے گر رہا ہے، ایسی رواں دواں بحر ان کی نثر ہے، اور ایسا شکوہ اور ایسی سطوت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری میں جو جلال اور شکوہ اور جو شوکت لفظی اور جو تخیل کی بلند پروازی قصیدے میں ہم کو نظر آتی ہے، ایسے ہی تمام اوصاف ہم کو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر میں ملتے ہیں، غبار خاطر کی آئیں۔ واہ واہ۔ تو ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا، اب میں اس پہ مزید نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، اگر میں مزید کچھ کہوں گا تو آپ کا حسن محدود ہو جائے گا، آپ کی تقریر کا حسن محدود ہو جائے گا۔ اصولاً تو مجھے پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب کے افتتاحی کلمات پر کچھ اظہار خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن ترتیب بگڑ گئی، معافی چاہتا ہوں میں۔ پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب نے، جیسا کہ ان کا فرض تھا بحیثیت بانی صدر، اس بزم آزاد کے قیام کے اغراض و مقاصد پر تفصیلی روشنی ڈالی، اور ایک نظر بلند اور فکر ارجمند رکھنے والے حساس استاذ اور معلم کی حیثیت سے انہوں نے جس طرح ملک اور دنیا کے حالات کا جائزہ لیا، ان کو محسوس کیا، انہوں نے جس کرب کو جھیلا ہے، سہا ہے، اس کرب کا اظہار ہو رہا تھا کہ ملک اور دنیا کے حالات انسانیت کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہے ہیں، بلکہ ہوں گے بھی، اور ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ نے ملک میں پھیلی ہوئی بے روزگاری، غربت، ناخواندگی، نفرت کے ماحول اور کرپشن جیسی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ساری خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے امن اور آشتی کا ماحول نہایت ضروری ہے، جس کے ابوالکلام آزاد پیغامبر تھے، امن اور سلامتی کے، امن اور آشتی کے، جس کا اظہار ان کی تقریروں، ان کے خطبات اور ان کی تمام تحریروں میں ہوتا ہے، ہم کو نظر آتا ہے۔ تو اب آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل ملک کے سامنے مولانا آزاد کے اس میسیج کو عام کیا جائے کہ ہمارے دستور میں جو سیکولرزم، سوشلزم اور ڈیموکریسی کی جو خدریں ہمارے دستور کے معماروں نے اس کے اندر درج کر دی ہیں، اس طرح درج کر دی ہیں جیسے النقش کالحجر، پتھر کی لکیر، اس کو جدا نہیں کر سکتے ہم، تو پھر ان خدروں کی پاسداری کے لیے، ان خدروں کو عام کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ میسیج ہم کو
देना है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। मोहब्बत का पैगाम, मसावत का पैगाम, अमन और भाईचारे का पैगाम जो ज़िंदगी भर आज़ाद मुल्क और कौम को देते रहे, और आज़ाद की तालीमात और आज़ाद की फ़िक्र से मुल्क के तमाम तबक़ात को, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों को और ज़ातों को जोड़ना है। और फिर ख़ास तौर पर हमारे तलबा के अंदर ये मैसेज पहुंचाना है कि एक्सेलेंस क्या होता है और आज़ाद की नज़रों में एक्सेलेंस की क्या अहमियत थी, और ये एक्सेलेंस न सिर्फ इनफरादी सतह पर हो बल्कि इज्तिमाई सतह पर भी होना चाहिए, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। जब तक ये एक्सेलेंस ना आए इनफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर, हर तबके में, हर फ़िरक़े के लिए, तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चंद मुख्तसर बातें थी जो मैंने नोट की प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब के इफ्तिताहिया कलिमात के हवाले से। बहुत कुछ कहा आपने, और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी इस प्लेटफार्म पर आपकी फ़िक्र हमारे सामने आती रहेगी, और ये प्लेटफार्म अपने मकासद को यकीनन ज़रूर पूरा करेगा। मौलाना आज़ाद का मामला तो ये था कि देखिए, एक तरफ तो वो बहुत बड़े आलिम थे, आलिम दीन थे। तफसीर लिख, कोई आम छोटा मोटा आलिम या कोई आम आलिम तफसीर कुरान तो लिख नहीं सकता। और मौलाना आज़ाद का मामला तो ये था कि उनकी तफसीर से बाद के मुफस्सिरीन ने इस्तिफ़ादा किया है। उन्होंने बाज़ मौज़ूआत पर जो तहक़ीक़ की है असहाब कहफ़ वग़ैरह के ताल्लुक़ से, उससे बाद के मुफस्सिरीन ने इस्तिफ़ादा किया है। इतने जय्यद मुफस्सिर थे वो, इतने बड़े आलिम थे। लेकिन इस्लाम के साथ उनकी वाबस्तगी का एक तरफ ये हाल है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो साहित्य एकेडमी क़ायम करते हैं, ललित कला एकेडमी क़ायम करते हैं, कल्चरल काउंसिल क़ायम करते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक खुले जहन के साथ हमको आगे बढ़ना है, और मुल्क और कौम को साथ लेकर चलना है। हमको अलग से कोई घिटाव के अंदर हमको रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसके अंदर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, बिला तफरीक़ रंग व नस्ल, सारे लोग, हिंदुस्तान की सारी कौमें एक साथ चल सकें। तो ये दोनों पहलुओं को लेना जो बज़ाहिर मुतज़ाद मालूम होते हैं कि ललित कला एकेडमी, संगीत नाटिक एकेडमी और तफसीर कुरान मुतज़ाद पहलू हैं, लेकिन जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि बरकफ़े जामे शरीयत, बरकफ़े संदान इश्क, हर हवसनाक नदानत जाम और सनदा बाख्तन। हर हवसनाक नहीं कर सकता है काम, शीशे और तैशे को टकराने का काम ये नहीं कर सकता। तो ये मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियत ही ये दोनों को साथ लेकर चल सकती है। ये एक तरफ तैशा है और एक तरफ शीशा है, लेकिन दोनों के इम्तिज़ाज से वो आगे बढ़ रहे हैं, और वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के सारे लोग इसी इम्तिज़ाज के साथ आगे बढ़ें। फिर डॉक्टर कफ़ील अहमद साहब ने, जो प्रिंसिपल मानू मॉडल स्कूल हैं, उन्होंने नहायत मुख्तसर लेकिन बहुत ही खूबसूरत और जामे अंदाज में मौलाना आज़ाद की मुख्तसर सवाने और आपकी मुख्तलिफ़ मैदानों में, सहाफ़त में, सियासत में और अदब के मैदानों में आपकी जो खिदमत और कारनामे हैं उन पर रोशनी डाली बहुत जामे अंदाज में। तो यही चंद बातें थी जो मैं नोट कर पाया। बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बज़्म आज़ाद के बानी सदर प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब का कि उन्होंने मुझे शरफ़ बख्शा कि आज़ाद की इस बज़्म में आपसे हम कलाम रहूं और अपने चंद टूटे फूटे ख्यालात आपके साथ शेयर कर सकूं। इस समा खराशी की माफ़ी चाहता हूं, और एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए सारे मुखर्रिरीन को, सारे पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद देता हूं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेहद शुक्रिया सर, माशाल्लाह आपका खिताब नायाब, आपका कलीदी खुतबा वाकई इस पूरे प्रोग्राम की कलीद साबित हुआ, और एक एक पहलू पर आपने शुरू से आखिर तक बड़ी बारीक नज़र रखी। मैं समझता हूँ कि ये आपकी बारीक बीनी है कि हर एक को आपने हर एक का अहाता किया, और हर एक की बात पर आपने उसकी रूह में उतरने की कोशिश की। उसी तरह से जब मेहमान मुकर्रिर खिताब फरमा रहे थे तो वो मतन की खूबसूरती और दिलकशी में हमें जहां अपनी तरफ खींच रहे थे और उसकी चाशनी में हमें लुभा रहे थे, तो आपने उसकी रूह में उतरने की बात की। बेहद शुक्रिया सर। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक शेर बड़ा बर वक्त नज़र के सामने आ रहा है कि इस महफिल कैफ मस्ती में, इस अंजुमन इरफानी में
इस महफिल कैफ मस्ती में, इस अंजुमन इरफानी में सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए छलका भी गए, हम पी भी गए। वाह वाह जबरदस्त, वाह वाह वाह, बहुत खूब, प्रोग्राम माशाल्लाह, आखिरी बहुत अच्छी निजामत। कि हमारी रवायत भी रही है, हमारे बुजुर्गों का तरीका भी रहा है कि हम हमारे मेहमानान का, हमारे सामीन का, तमाम का शुक्रिया अदा करें। उसके लिए मेरी नज़र इंतखाब जो कि हमारे आज के कन्वीनर साहब ने जिनका इंतखाब किया है, उनका नाम है नामी इसमें गिरामी जनाब प्रोफेसर जनाब डॉक्टर अश्विनी कुमार साहब हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे मेहमानान और शुरका का तमाम का आप शुक्रिया अदा। नमस्कार, आवाज आ रही है सभी तक? जी आ रही है, आ रही है। सऊदी अरब में गूंज रही है आवाज आपकी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले जैसा कि इस डिजिटल महफिल की सदारत कर रहे प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब ने कहा कि बहुत ही तारीखी दिन है ये, और इस तारीखी दिन का सिद्दीकी सर आपने मुझे भी हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं आपका सबसे पहले बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। ये वाकई में बहुत बड़ा तारीखी दिन है, और आज़ाद आज कहूँ तो 3-4 तरीके से आज़ाद जुड़ा हुआ है। एक तो रिपब्लिक डे भी है, एक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से हम जुड़े हुए हैं, और दूसरा अपने मौलाना आज़ाद पे ही गुबारे खातिर पे जो ये प्रोग्राम कराया अदबी महफिल। इस डिजिटल अदबी महफिल के लिए सर मैंने देखा कि 2-3 बच्चियां आ रही थी बीच बीच में प्रोग्राम में। सर ये डिजिटल महफिल केवल हमारे तक महदूद नहीं रहेगी, इसकी आवाज़ घरों तक गूंजेगी आने वाले टाइम में। तो सर बहुत ही एक मुबारक दिन पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आपने शुरू किया है। मैं सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, और आने वाले मुस्तकबिल में मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम खासकर डिजिटल आज तक के माहौल में काफ़ी कामयाब होंगे। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, सर आपसे की शख्सियत से जितना मुझे लगता है सीखा जा सकता है उतना हमने आपकी मतलब पर्सनैलिटी से बहुत कुछ सीखा है सर। पूरी उर्दू यूनिवर्सिटी में हम सब जानते हैं। तो सर आपने मुझे लगता है मौलाना आज़ाद के बारे में जिस तरह से बताया है, सिद्दीकी सर एक बहुत ही अलग से मुझे लगता है एक लेक्चर सर के करवाने की जरूरत है। सर आपने जैसे कहा बड़ी बारीकी से बड़ी नजर डाली, सर आपका बेहद शुक्रिया सर, आपका इसी तरह से हमें साथ मिलता रहे। और रिसोर्स पर्सन नईम जावेद सर, सर मैंने जब से मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में आया हूँ मैंने सर 2 लेक्चर सुने हैं मौलाना आज़ाद पे। एक प्रोफेसर वहाब कैसर सर, दोनों कैसर है, एक प्रोफेसर रिजवान कैसर हिस्ट्री के जामिया के, बहुत ही मतलब। और मैं सर एक चीज बताऊं, जब भी कोई मौलाना आज़ाद पे लेक्चर होता है दुनिया उसको सुनना चाहती है। मेरी नजर में सर सुनाने वाले हिंदुस्तान में बहुत कम है मौलाना आज़ाद को। मैंने जब भी सर कहीं देखा कि मौलाना आज़ाद पे कोई प्रोग्राम हुआ मैंने भीड़ देखी है हमेशा। और सर इस प्रोग्राम में भी 100 के आसपास लोग हैं, तो समझ लो ये अगर आज के किसी डिजिटल महफिल में 50 से ज्यादा लोग हो जाए तो समझ लो प्रोग्राम बहुत कामयाब है। तो मौलाना आज़ाद पे सर लोग सुनना चाहते हैं। सर तीसरा लेक्चर आज मैंने आपका सुना है, और जैसा सर फरीद सर ने कहा, सर मौलाना आज़ाद की जो किताबें हैं ना, एक दिन बारी मैंने भी गलती से गुब्बारे खातिर देखा तो मैंने 1-2 पेज पलट के देखा, मुझे तो सर 2% उर्दू भी नहीं आती, तो मुझे लगा कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो सर मौलाना आज़ाद का जितना अदब है ना कहीं उसको तहरीर में लाने की और सहल जुबान में लाने की जरूरत है। हम जैसे कमजोर उर्दू है वो भी सीख सके, और खासकर हिंदी के लोगों तक सर, शुमाली हिंद की अगर हम बात करें वहां तक मौलाना आज़ाद की आवाज पहुंच पाए। सर मैं बताऊं 11 नवंबर को जब नेशनल एजुकेशन डे होता है तो मेरे पास कई फोन आते हैं कि आप मौलाना आज़ाद पे बात करोगे नॉर्थ के कॉलेज से, तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। और मैं अगर ये कहूं कि बहुत सारे नाम रेफर कर सकूं वो भी बहुत कम नाम होते। तो मौलाना आज़ाद पे सर सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक बढ़िया रिसोर्स पर्सन का इंतखाब किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छे जैसा कि फरीद सर ने कहा उसको तहरीर करने की भी जरूरत है सर, लिखने की जरूरत है सर, बहुत जरूरी है। दूसरा सर महमूद सिद्दीकी सर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, बानी सदर खर डीन रजिस्ट्रार। सर आप तो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, और सर आपने जो टाइम का जो इंतखाब किया ना 8 बजे, मुझे अपने दादा दादी याद आ रहे हैं कि वो खाना वाना खिला के 7 बजे के बाद हमें 8 बजे पढ़ने बैठाते थे। तो मुझे लगता है आपके पास वो है कि 8 बजे का जो टाइम है ना, मैं तो बिल्कुल ना तो कोई ज्यादा बोल सकता है ना कोई कम बोल सकता है।
ये आपका जो प्रोग्राम आपने किया और इसी तरह से ही चलता रहे सर, और आपकी हमें इसी तरह से उनकी रोशनी मिलती रहे सर। और सर पूरी जो जिन भी प्रोग्राम को मुनक्किद किया, फ़हीम अशरफ सर और डॉक्टर शेख एहतशामुद्दीन सर और मेरे छोटे भाई जहांगीर, डॉक्टर ज़रार अहमद और हमारे साथी प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी सर। समी सिद्दीकी की सर मुझे लगता है सर तबीयत खराब लग रही है जैसे बोल रहे थे, तो आप सर जल्द से जल्द सेहतमंद हो, डायरेक्ट चीफ इम्यूनिटी। और सर इस एक दो सर मैं सिद्दीकी सर कहते हैं कि थोड़ा मुख्तसर बोलना सर, एक दो बात मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सर मौलाना आज़ाद पे ना लिखने की ज़रूरत है सर बहुत ज़्यादा, और खासकर से हिंदी वालों लोगों के लिए। और सर आपने जो बज़्म आज़ाद बनाया है सर, ये केवल उर्दू के महदूद लोगों तक महदूद ना रहे, क्योंकि सर उर्दू के लोग मौलाना आज़ाद के बारे में बहुत जानते हैं सर, और आप लोग बहुत डिस्कस करते हैं आपस में। इसकी सर आवाज़ कहीं ना दूसरे लोगों तक पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो डिजिटल मंच सर आपने बनाया है, प्लेटफॉर्म बनाया है, मुझे लगता है इसको ना हिंदी के और दूसरे लोगों को भी इसको जोड़ने की जरूरत है। और सर पीएचडी के स्कॉलर मेरे जुड़े हुए हैं, मैंने नाम देखा, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आप जुड़े और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है सर, आप सभी का बेहद शुक्रिया। और सिद्दीकी सर आपका भी बेहद शुक्रिया, मुझे आपने मौका दिया इससे पहले प्रोग्राम, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। सभी का धन्यवाद। शुक्रिया सर। फ़हीम अशरफ साहब ऐलान करना चाहें तो कर दीजिए। जी, इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम में तशरीफ प्रोफेसर मोहम्मद मियां साहब की मैं समझता हूँ कि मौजूद है। जनाब साहब, फ़हीम अशरफ साहब जी ऐलान में ये बात भी शामिल करना है कि बज़्म आज़ाद का इजलास, माहना इजलास हर महीने के दूसरे बुध को, वेडनेसडे को होगा। जी, जैसा कि प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब ने बताया कि इस प्रोग्राम इजलास का आगाज हर महीने के दूसरे बुध को, दूसरे हफ्ते के बुध को, तो ये हर महीने ये तकरीब चलती रहेगी इंशाल्लाह, और हम लोग इसमें शरीक होते रहेंगे। और आखिर में सर नहीं है, नहीं। तो आखिर में मैं सदर मोहतरम की इजाजत से और कन्वीनर साहब की इजाजत से इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ शेर के साथ कि सुना है तेरी महफिल में सुकून दिल भी मिलता है, सुना है तेरी महफिल में सुकून दिल भी मिलता है, मगर हम जब तेरी महफिल से आए बेकरार आए, मगर हम जब तेरी महफिल से आए बेकरार आए। इस बेकरारी के आलम में हम रुखसत हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह गुबारे खातिर पढ़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम गुबारे खातिर कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और आज के इस प्रोग्राम की जो हमें यहाँ से जो तक़वियत मिली है, उस तक़वियत से हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नई तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसी जज्बे के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब सदर का, मेहमान मुकर्रिर का, तमाम मुंतज़मीन का और तमाम नाज़रीन का बेहद शुक्रिया। जहांगीर साहब रिकॉर्डिंग को रोक सकते हैं? जी सर, ओके जी, रिकॉर्डिंग रोक दीजिए और आपस में गुफ्तगू जो है जारी रह सकती है 1-2 मिनट के लिए। सभी लोगों से मेरी अदबन दरख्वास्त है कि ज़रूरत इस बात की है कि हमारी